तो आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है आपके, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। कौन से चैप्टर से पूछा गया है? औसत चैप्टर से पूछा गया है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाता है, तथा यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाता है। तो ए बी और सी की औसत आयु पूछा है, ओनली औसत नहीं, क्या पूछा है? आयु पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, हल में सब चीज़ पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ों को समझ कर पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी हम चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखो ए और बी की औसत आयु, तो देखिए आयु का योग, योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणित पदों की संख्या। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा चलेगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, योग निकालना है। तो ए और बी के बारे में बात हुआ है, तो ए और बी की आयु का औसत दिया है 20 वर्ष, तो ए और बी की आयु का हम निकालेंगे योग। तो औसत कितना है? 20, और कितने लोग हैं? 2 लोग। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। यहाँ तक क्लियर? आगे बोलता है सी ए का स्थान लेता है, मतलब क्या होगा? सी प्लस बी। जब ए का स्थान ले लेगा सी तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती। औसत है 19, और अभी भी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 19 दूनी 38 वर्ष। यहाँ तक क्लियर? आगे बोलता है यदि सी बी का स्थान ले लेता है, मतलब ए ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद क्या आ गया? बी के स्थान पर सी आ गया, मतलब क्या होगा? ए प्लस सी। ए प्लस सी अगर होता है तो कितना बताता है? 21 वर्ष हो जाता है। अभी भी 2 लोग हैं, तो 21 दूनी 42 वर्ष इनका क्या हो जाएगा? आयु हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इन तीनों समीकरण को 1, 2 और 3, इन तीनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे ही हमने जोड़ा, योग करेंगे। क्या करेंगे? योग। जैसे ही हमने जोड़ा, 2 बार ए मिला, 2 बार बी मिला, 2 बार सी मिला, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। तो इसको लिख दिया 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120, 120 वर्ष। ठीक है, अब हम देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना निकल कर आया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये 2 क्या होगा? उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 120 में भाग होगा तो कितना हो जाएगा? 120 भागित 2, अर्थात a प्लस बी प्लस सी कितना निकल कर आ रहा है? a प्लस बी प्लस सी निकल कर आ रहा है 60 वर्ष। यहां तक चीजें क्लियर? अब वो पूछा है तीनों की आयु, तो ए की आयु में क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी को रखेंगे इसी समीकरण में, तो b प्लस सी कितना है जी? b प्लस सी है 38 वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका 38 बराबर 60 वर्ष। तो a की आयु कितना निकल कर आ रहा है? आपका 22 वर्ष। ठीक है, इसी ए बी सी में हम b का मान निकालना चाहें, यही मुख्य समीकरण है, b का मान निकालना चाहें तो हम क्या रखेंगे? a और c का मान को रखेंगे। a और c का मान कितना है? 42 वर्ष, तो b प्लस 42 इक्वल टू हो जाएगा 60। तो b इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा? 18 वर्ष। a का मान आया 22 वर्ष, b का मान आया 18 वर्ष, और c का मान रखना चलते हैं। ठीक है, तो c का मान कहाँ निकालूँ मैं? c का मान निकालता हूँ ऊपर में, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर मैं c का मान को निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसी ए बी सी में क्या करेंगे, हम सी का मान निकालना चाहते हैं तो हम किसको रखेंगे? ए और बी के मान को। तो ए और बी के मान को रखेंगे तो कितना है? ए और बी का मान 40, तो 40 प्लस क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या हो जाएगा? 60। तो सी का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है? 20 वर्ष निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर दिया था उसमें आप किसको टिक करेंगे? 22 साल, 18 साल और 20 साल को टिक करेंगे, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा चैप्टर का है? रेखा एवं कोण से है ना। तो ध्यान दीजिए क्या बोलता है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, और यहाँ पर लिखा गया है x का वैल्यू। यहाँ पर लिखा गया है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए हमको सबको मालूम है, हल में क्या होगा, सबको मालूम है कि भाई जो हमारा त्रिभुज होता है वो कितने अंश का होता है। देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से मिला देंगे ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दी से इसको कुछ इस तरीके से मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बनेगा ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है, ये सभी को मालूम है। तो देखिए अब इसको हम बना देते हैं y और z। ठीक है, y और z बना दिए। तो देखो तीनों अंतः कोणों का योग, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180 डिग्री। सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छूटे नहीं। ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हमको मालूम है कि सभी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण a बराबर कितना है? 54 डिग्री, प्लस कोण b का मान 43 प्लस y है, 43 डिग्री प्लस y, और कोण c का मान कितना है? 38 डिग्री प्लस z, 38 डिग्री प्लस z, यही है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 38, 54 और 43 ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? y प्लस जेड बचेगा। y प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस टोटल 180 में कितना कितना घट जाएगा? 8 और 3 11, 4 15 की 5, हासिल आई 1, 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 1 13। ये हो गया 180 डिग्री 135 में घट गया। तो y प्लस जेड इक्वल टू आपको कितना मिला?
45 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 होगा, उसके अकॉर्डिंग y प्लस जेड, मतलब इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा 45 डिग्री का कोण। अब देखिए समझिएगा, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC भी एक क्या है त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा तीनों कोणों का योग 180 होगा। त्रिभुज B ये वाला y और त्रिभुज BDC मतलब y x और z को मिलाएंगे तो कितना बनेगा 180। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा y z प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी होगा 180 डिग्री, हम जानते हैं पहले से। y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 रख देंगे, प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री। तो आगे हम हल करेंगे तो 45 को ट्रांसफर कर दिए तो x इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री माइनस 45, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 135 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। तो इसको हमने आसानी से समझा, एक एक चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से क्या किया है यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर हिंदी में लिखा गया था लेकिन चित्र भी दे दिया था, तो चित्र से ही स्पष्ट हो जा रहा है सारी चीज़ें। बोला गया है कि एक आयत की जो लंबाई है वो 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वो 28 सेंटीमीटर का है। बोला गया है कि आयत के दोनों सिरों पर अर्धवृत्त बनाया गया है, ये और ये दो अर्धवृत्त बना दिया है दोनों सिरों पर। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि छायांकित जो भाग है इस वाले भाग का रेखा से जो खींचा गया भाग है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, ये अर्धवृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा r होगा, त्रिज्या होगी, और ये टोटल 28 है तो r इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, हल में r इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है 28। r इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है 28/2। इस पूरे 28 का आधा होगा त्रिज्या जो है वो, तो कितना निकल कर आ रहा है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई एक बार लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। लंबाई 35 है और चौड़ाई 28 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 का गुणा 8 से करेंगे तो 35 को 2 गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 280 के शून्य हासिल है 28। ठीक है, और 35 दूनी 70, 70 में 28 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 98। तो टोटल हमारा एरिया आया 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आया 980 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 को 35 से गुणा करो या 35 को 28 से गुणा करो, एक ही चीज़ है। 980 सेंटीमीटर है टोटल, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ क्या बना दिया गया है, अर्धवृत्त बना दिया गया है। तो दोनों तरफ, एक तरफ इधर अर्धवृत्त, एक तरफ इधर अर्धवृत्त, दोनों तरफ अर्धवृत्त है, मतलब वो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा एक वृत्त होगा। तो या फिर लिखो आप 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखो, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखो, या फिर एक बार वृत्त का क्षेत्रफल लिखो। तो मैं एक बार वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहा हूं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, सभी को मालूम है पाई r स्क्वायर। r का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है तो 14 गुणित 14। ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है, 22 गुणित 28 हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो क्या आया वृत्त का क्षेत्रफल, चलो 22 का पहाड़ा पढ़ें क्या, 28 का पहाड़ा पढ़ना आसान है। 28 दूनी क्या हो जाएगा, 28 दूनी 56 की 6 हासिल है 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये आपका वृत्त में जो चीज़ें घेरा गया है उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब आपको चाहता है कि ये रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पूरे आपके आयत में जो हमारा वृत्त है दोनों तरफ अर्धवृत्त बना है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ निकाल देता हूँ, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, या इसी को बोलेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 980 में 616 माइनस हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 4, 10 में 6 गया तो 4, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 3, 364 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में है क्या, ये देखिए ऑप्शन बी में है 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, ये क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल वाले प्रश्न से। ठीक है, उस चैप्टर से पूछा गया है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, दोनों बचत करते हैं, तो ए की आय कितना होगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आया है आपका अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से। तो देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखो वो बोला है ए और बी की आय का जो अनुपात है वो हो जाएगा हमारा आय, ये आय है ना, आय का अनुपात है 3:2, इसी तरीके से होगा। तो आय मान लेते हैं 3x है और बी की आय मान लेते हैं 2x है।
ए की आय 3x और बी की आय 2x। अब बोलता है कि प्रत्येक कितना बचाता है, 200 रुपए बचा लेता है, तो उनका अनुपात कितना है खर्च का, 5:3 है। तो आंसर पूछ रहा है ए की आय क्या है। अब देखिए आय बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा, बचत। यही होगा, जितना आपका आय है उसमें खर्च को घटा देंगे तो वही बचत हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आय माइनस बचत, इसी को बचत को ट्रांसफर कर दोगे तो आय माइनस क्या हो जाएगा, बचत बराबर क्या मिल जाएगा जी, खर्च। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना कमाते हो उसमें बचाते हो उसको माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको खर्च। तो चलिए देखिए आय कितना है आपका 3x और बचाता कितना है 200, ये हो गया ए का। उसी प्रकार बी का बताया है 2x कमाता है और ये भी 200 रुपये बचाता है, बराबर हो जाएगा इनके खर्च का अनुपात 5:3। ये प्रश्न में दिया है इनके खर्च का जो रेशियो है वो कितना है, ए और बी का खर्च का रेशियो कितना है 5:3 प्रश्न ने दे रखा है। यहाँ पर से देखो खर्च का जो अनुपात है वो क्या है 5:3 है। तो हमारा क्या हो गया, खर्च बटे खर्च, ए की खर्च बटे बी का खर्च बराबर ए का खर्च बटे बी का खर्च। दोनों रेशियो आपस में समान होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा तो 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 600 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 1000, ठीक। 10x 9x एक साथ हल होगा और 600 और 1000 एक साथ हल होगा। तो टोटल हमारा फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, चलिए चेक करते हैं। 10 में 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा x, और 10 में 600 क्या होगा फिर घटेगा तो क्या मिल जाएगा 400। तो x इक्वल टू कितना आया हमारा 400 आया। अब वो चाहता है ए की आय, ए की आय। तो देखिए ए की आय आपका कितना है प्रश्न में 3x, कितना है 3x। तो ये हो जाएगा 3 × 400, तो टोटल फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1200 रुपए। तो ए कितना कमाता है, टोटल 1200 रुपए कमाता है। कितना आसान है क्वेश्चन। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना। एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करता है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटा 40 मिनट में पूर्ण कर लेता, 6 घंटा 40 मिनट में पूर्ण कर लेता। तब ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए। किसकी गति पूछ रहा है आपको, ट्रेन की प्रारंभिक गति पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आना होगा कि दो स्थितियां आपको दी गई है। अगर वो सामान्य चाल से चलता है तो 8 घंटे में पूरा कर लेता है उसी दूरी को। बोलता है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा करता है तो वो उस दूरी को 6 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेता है। तो देखिए दो स्थितियों में, दोनों स्थितियों में यहाँ पर क्या है, दूरी समान है। वो सामान्य चाल से गया तो दूरी समान है, और वो जब चाल बढ़ाया तो भी दूरी समान है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यही होगा, ठीक है। अब देखिए बोला है, मान लेते हैं कि उसकी चाल जो है x है, मान लेते हैं चाल बराबर x, यही प्रारंभिक चाल है, ठीक है। प्रश्न को समझना, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, आपके समय दूरी वाले चैप्टर से लिया गया है। मान लेते हैं प्रारंभिक चाल जो है वो x है, ठीक है। तो तब समझिए इस दूरी को तय करने में वो चाल है x और समय है 8 घंटा, यही लगाता। उसके बाद बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, तो जो हमारा चाल है वो नया चाल x प्लस क्या हो जाएगा 5 घंटा, ये नया चाल हो गया, और इसको चलने में वो 6 घंटा 40 मिनट का समय लगाता है। क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में बराबर चिन्ह इसलिए आया है चाल गुणित समय, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्थिति में दूरी क्या है, समान है। तो एक बार दूरी ये बराबर एक बार दूरी ये। अब देखिए यहाँ पर ये घंटे में है और ये जो समय है घंटे और मिनट में है, तो इसको मैं 60 से क्या कर रहा हूँ, भाग करके घंटे में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ताकि हल करने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो ये तो टोटल 8x ही होगा, इक्वल टू x प्लस 5। जब तक का उधर का सॉल्यूशन होगा नहीं तब तक हम अभी हल नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी और 2 तिया, तो ये टोटल दिख रहा है 6 सही 2/3। तो इसको हम लिखेंगे 6 तिया 18 और 2 20/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस 3 का गुणा आप क्या कर लीजिए, पक्षांतर करके इधर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24x बराबर 20 से कम 20x प्लस 20 पंचे 100। तो 20 में 24x जाएगा तो 4x इक्वल टू बचेगा हमारा 100। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 25 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा 25, और यही प्रारंभिक चाल थी हमारी। तो प्रारंभिक चाल हमारा क्या हो जाएगा आंसर 25, ऑप्शन ए टिक करेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटे। आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। तो जल्दी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर समझते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा बहुत ही बढ़िया है, और ये प्रश्न आपको क्षेत्रफल से लिया गया है, दिख रहा है आपको, है ना। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है कि भाई कोई भी वृत्त में कहीं ना कहीं एक क्या होती है, त्रिज्या होती है, यही इसकी क्या कहला दी, त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ भी क्या कहलाएगा, एक ये भी एक त्रिज्या कहलाएगा। और यही त्रिज्या, दैट मीन्स ये दोनों जो त्रिज्या है कहेंगे इसको क्या कहेंगे, हम व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। यही त्रिज्या या यही व्यास जो है, ये दोनों त्रिज्या ना, दोनों त्रिज्या को हम मिलाकर बोलेंगे तो व्यास बोलेंगे। डायमीटर, तो दोनों जो आपको जो डायमीटर है वही क्या है, वर्ग PQRS के लिए भुजा का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, भुजा का काम कर रहा है, साइड्स का काम कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, D इक्वल टू क्या हो रहा है, D इक्वल टू A हो रहा है, या भुजा हो रहा है। D इक्वल टू क्या हो रहा है जी,
भुजा हो रहा है। अब डी का वैल्यू होता है 2r इक्वल टू भुजा, है ना। तो भुजा का मान क्या होगा, त्रिभुज का 2 गुना। ठीक, तो चलिए समझते हैं। उन्होंने कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू 9 पाई। तो पाई पाई कांस्टेंट डाटा है, कट जाएगा, तो r इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू 9, तो r इक्वल टू अपने को मिलेगा 3। और वर्ग की भुजा जो होती है, वर्ग की भुजा वो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, वर्ग की जो भुजा है वो 2 गुणित r हो रहा है। तो वर्ग की भुजा 2 गुणित क्या हो जाएगा, 3, 6 हो जाएगा। वर्ग की भुजा 6 है। अब वो चाहता है PQRS एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा भुजा का वर्ग, या इसी को a स्क्वायर बोलते हैं। तो भुजा का वर्ग 6 गुणित 6, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 36। तो 36 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी में 36 नजर आ रहा है। तो आई होप दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिखते जटिल हैं बट है एकदम सामान्य क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल से और आयतन के कॉम्बिनेशन से लिया गया है। क्षेत्रफल आयतन है, क्षेत्रफल आयतन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखना, एक आयताकार कागज के टुकड़े जिसकी माप 22 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक आयताकार टुकड़ा है जो कि 22 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर क्या है, वो चौड़ा है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 15 कर देते हैं क्योंकि 15 बोला है उन्होंने। ठीक है, ये एक कागज है, इसको क्या बोला गया है, लंबी भुजा की तरफ से, ये लंबी भुजा है हमारा, इसकी तरफ से इसको मोड़ा जाता है। मतलब यहीं से शुरू करेंगे मोड़ने का। ठीक है, तो इस तरह बनने वाले बेलन का आयतन क्या होगा। तो ये जो बनेगा बेलन वो कैसा दिखेगा, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। पंद्रह सेंटीमीटर हाइट वाला ही बनेगा, और उसकी जो परिधि होगी वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, उसकी जो परिधि होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 22 सेंटीमीटर की, क्योंकि 22 सेंटीमीटर से क्या किया गया है, मोड़ा गया है। तो यहाँ पर आएगा एक r, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, और ये ऊंचाई क्या है आपका 15 है, क्योंकि 15 का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यही 15 क्या है, ऊंचाई के बराबर है। अब r का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आधार की जो परिधि होगी, आधार की परिधि, आधार की जो परिधि होगी 2πr होगी, क्योंकि वृत्त बनाएगा नीचे। क्लियर है। अब आधार की जो परिधि होगी, क्योंकि चूंकि हमने 22 सेंटीमीटर को मोड़ा है क्या, किसमें, आपके बेलन में, तो परिधि जो होगी वो 22 सेंटीमीटर के बराबर। तो 22 बराबर 2 गुणित 22/7 गुणित r, 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान आ जाएगा 7/2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। ये 22 सेंटीमीटर आधार की परिधि क्यों हो गई, क्योंकि इसी को मोड़ा गया है। तो किसी वस्तु को मोड़ते हैं तो वो परिधि के बराबर होता है। ठीक है, आधार जो होगा वो, तो r इक्वल टू 7/2। अब देखिए इसका आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान चलिए रखते हैं 22/7, r का मान हमको मिल गया है 7/2, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 7/2 का 2 बार गुणा, और h किसको मानेंगे, एक अन्य भुजा है जो आपका h का काम करेगा, वो क्या है आपका 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रख देंगे 15 को। तो चलिए 7 तो ऐसे ही कट गया, 2 1 कम 2 11, तो 11 7 और 15 इतना बचा हमारे पास। तो 11 15 में 165, या कम कर सकते हैं, 11 7 77 गुणा 15 कर सकते हैं, गुणा करने में आसानी होगा, बटे हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए 15 7 105 की 5 हासिल आई 10, 15 7 105, 15 7 फिर 105 होगा, 105 और 10 115, बटे क्या हो जाएगा 2। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा फाइनल आंसर, देखिए 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 577 सही 1/2, क्योंकि 1 बच जा रहा है और नीचे 2 से भाग दे रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है तो मीटर जो आएगा वो क्यूब यूनिट में रहता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 577 से 1/2। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप चीज़ें समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल और आयतन दोनों को मिक्स करके दे दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, किसी जार पर लाल सफेद व नीले रैपर वाले टॉफी रखे हैं। लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है, और सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर हैं तो नीले रैपर कितने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा चैप्टर से है, अनुपात समानुपात से है। तो अनुपात समानुपात और क्षेत्रफल से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या बोलता है, लाल रैपर बोला है ना, ये लाइन देखो, लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4/5 है, सफेद रैपर व्हाइट रैपर का 4/5, मतलब लाल बटे सफेद जो आएगा वो आ जाएगा 4/5, मतलब लाल जो है 4 अनुपात में और डब्लू व्हाइट जो है वो 5 अनुपात में होगा। सेकेंड नंबर लाइन उन्होंने क्या बोला है,
और सफ़ेद रैपर की संख्या, सफ़ेद रैपर की जो संख्या है ब्लू नीले रैपर की संख्या का 3/4 है। तो सफ़ेद रैपर बटे नीले रैपर इक्वल टू हो जाएगा 3/4। सफ़ेद 3 हो गया, ब्लू जो हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेड व्हाइट और ब्लू जो रैपर है उनकी रेशियो एक साथ नहीं है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कुल मिलाकर दिया है, तो सभी को क्या करना पड़ेगा, एक साथ लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे रेड व्हाइट और ब्लू का रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो रेड का वैल्यू कितना है 4, व्हाइट का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, यहाँ पर व्हाइट का वैल्यू 3, तो 2 वैल्यू है तो हम ओवरलैप नहीं करेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 4। यहाँ तक क्लियर। जो मीडिएटर है जो 2 बार है उसको पकड़ेंगे और तिरिया गुणा कर देंगे ऐसा। तो 3 चौक 12 रेड आ गया, 5 तिया 15 व्हाइट आ गया, और आपका 5 चौक 20 आपका ब्लू आ गया। ये आपका एक्चुअल रेशियो आ गया 12:15:20। अब वो चाहता है कि ब्लू रेशियो कितना है, तो ब्लू रेशियो आपका टोटल है 470। इसमें ब्लू रेशियो, तो ब्लू कितना है, ब्लू रैपर जो है वो 20 है, ऊपर रखेंगे और नीचे सभी अनुपात को जोड़कर रख देना। तो 20 और 15 35, 35 और 12 आपका हो जाएगा 47। 47 एकम 47 दाहम। तो ये B इक्वल टू आपका कितना आ गया, 20 × 10 कितना आ गया जी दोस्तों, 200 आ गया। तो कितने हैं ब्लू रैपर वाले चॉकलेट, 200 हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालेंगे जल्दी से आंसर। आई होप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि अनुपात, समानुपात और क्षेत्रफल से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या दिया था उसको चेक करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन हमारा फिर से औसत का आ गया। तो औसत, अनुपात और क्षेत्रफल इतने तक ही क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है। 5 लगातार संख्या है, उनका औसत कितना है 16 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो देखिए औसत होता है वो मध्य वैल्यू होता है, बीच वाला वैल्यू होता है। प्रश्न ने बोला है 5 संख्याओं का औसत 16 है। अब संख्या नहीं बोला है, वो लगातार संख्या बोला है। क्या बोला है, लगातार। तो ये बीच वाला हो गया, तो 5 लोग हैं तो 2 लोग इसके सामने आएंगे और 2 लोग इसके पीछे आएंगे, तभी तो जाकर 5 होगा। ये बीच वाला हो गया। प्रश्न बोला है लगातार होना चाहिए, तो इसके पहले क्या आएगा आपका 15, और इसके पहले क्या आएगा 14, इसके बाद में क्या आएगा 17, और इसके बाद में क्या आएगा 18। वो चाहता है सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, आंसर 18। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इतना छोटा सा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 1018 में मैं सपोज x जोड़ूंगा तो मुझे क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए 1018 में जोड़ूंगा तो 1018 के आगे ही कोई वर्ग संख्या होगा वही मिलेगा। तो 1018, देखो भाई ऐसे स्थिति में आपको वर्ग याद रखना पड़ेगा। तो 1018 के आगे वर्ग कौन होता है, 1024। जोड़ना बोला है तो हम क्या करेंगे, इस 1018 या संख्या दिया है उसके आगे वाला जो भी रहेगा जस्ट बगल वाला उस वर्ग संख्या को लिखेंगे। अगर घटाना बोलता है तो जस्ट 1018 से पहले जो संख्या आएगा उसको हम क्या करेंगे, वर्ग में लिखेंगे। यहाँ पर बोला गया है जोड़ेंगे, तो x जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्ग संख्या मिल जाएगा। बोला है तो 1018 से ठीक आगे देखा जाए तो वर्ग संख्या कौन होती है हमारी, 1024। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 1024 किसका स्क्वायर है जी। 1024 जो है वो 32 का वर्ग है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1024 माइनस 1018। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, 6। तो x इक्वल टू 6 ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया रहा होगा। देखते हैं क्या क्या दिया था ऑप्शन में, 5 6 4 A B, 5 दिया था, 6 दिया था, C दिया है 4 और D दिया है 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। संख्या में 6 जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कौन सा वर्ग बनेगा, इसके ठीक आगे वाला जो संख्या वर्ग है वही बनेगा। ठीक, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आगे एकदम आसान सा सवाल। क्वेश्चन कौन से चैप्टर से लिया गया है, आपके प्रतिशत वाले चैप्टर से लिया गया है। सबसे लगभग एक दूसरा तीसरा टाइप से ही हम लोग इसको पढ़ाते हैं, तो बहुत आसान टाइप है। देखिए, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं y हमारा 100 है, तो x जो होगा वो कितना होगा, 125 होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को। उसके बाद बोला है तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी। तो y जो है वो x से कितना कम है कि नहीं, पहले देखो तो कम है। तो कितना कम है, दोनों को घटाने पर पता चल जाएगा। कितना कम है, 25 कम है। तो चलिए प्रतिशत में निकालते हैं, प्रतिशत कमी निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे हम 25 में। अब किससे कम है बोला, x से बोला है, तो x का वैल्यू कितना है, 125। गुणा कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए, 100%। 25 एकम 25 पंचे और 5 एकम 5 20। तो x इक्वल कितना प्रतिशत कमी आया, कितना प्रतिशत कमी आ जाएगा आपका, 20% कमी आ जाएगा। यही आंसर था। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था देख लेते हैं, A B C D। ऑप्शन में कुछ भी छाप सकता है। 30 सही 1/3%, 25%, 20% और 15%। तो कितना परसेंट कमी हुआ, 20% की कमी हो जाएगी। आई होप साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा और चीज़ें आसान है एकदम, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा फिर से क्षेत्रफल का, है ना। तो देखिए क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के आधार एवं विकर्ण
का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। देखिए कोई भी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसके एक कोण में 90 अंश का कोण बनता हो। तो ये ABC मान लेते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण और आधार, आधार कितना है आपका 4x और विकर्ण इसको बोलते हैं, ये हो गया 5x। 4:5 रेशियो में दिया है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो जब हम इसमें ट्रिप्लिकेट लगाते हैं तो आपको पता होगा ट्रिप्लिकेट रूल क्या होता है, 4 और 5 के साथ 3 का होता है। तो ये जो लंब होगा वो आ जाएगा 3x। कौन से नियम से? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब ये आधार AB का वर्ग को अपने को निकालना है। तो देखिए 5 का वर्ग 25x² में 4 का वर्ग 16x² घट जाएगा तो AB का वर्ग बचेगा। तो AB बराबर क्या फाइनल आंसर आ रहा है? AB बराबर रूट में आ जाएगा आपका 9x²। तो 9 जो होगा वो 3 निकालेगा तो AB का मान कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। ये स्क्वायर पक्षांतर हुआ है AB का स्क्वायर, तो रूट बना लेगा ना उस साइड में। तो AB = 3x है। यदि ट्रिप्लिकेट याद है तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको ऐसे इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो वो चाहता है परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है भाई? परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये हो जाएगा 3x + 4x + 5x। परिमाप बराबर दिया 48, तो ये हो जाएगा 3x + 4x + 5x = 48। तो 5 4 9 3 12, 12x = 48 है। तो x = हमारा क्या निकल कर आ रहा है? 12 चौक 48। तो इसका जो आधार होगा वो निकल कर आया 4 चौक 16, 4 × 4 4x है, 4 चौक 16 निकल कर आया। और लंब जो है वो निकल कर आया, या ऊंचाई बोलते हैं इसी को, या क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × x, तो 3 × 4 12 हो जाएगा। अब इसका क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार है हमारा 1/2 गुणित आधार है हमारा 16 और ऊंचाई हमारा 12। तो 2 1 कम 2 छक्के, 16 छक्के कितना हो जाएगा जी? 96। तो देखो 96 ऑप्शन में दिया है। क्या ऑप्शन में क्या क्या दिया था उसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, जो ऑप्शन सीधा सीधा बन जाता है उसके लिए ऑप्शन की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ऑप्शन दिया क्या था इसको देख लेते हैं। 90 96 98 92, 90 96 98 और 92 ये ऑप्शन में दिया था। तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा, इसमें लगा लेना स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये लीजिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।